हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे से YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और हम भी पूरी तरह तैयार हैं आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए। तो क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और हाँ, इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट से जुड़ना ना भूलें। लिंक आपको हमारी YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम रेलवे लोको पायलट परीक्षा के लिए विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय NCERT कक्षा 10 का हमारा पर्यावरण एक मेगा क्विज के माध्यम से कवर करें। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ओजोन परत के क्षय यानी डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार मुख्य रसायन कौन सा है? ऑप्शंस है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी CFCs या डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अच्छा, और ये CFCs करते क्या हैं? मतलब ये जो रेफ्रिजरेटर और AC जैसे उपकरणों से निकलते हैं, ये बहुत स्टेबल होते हैं। ये ऊपर वायुमंडल में जाकर सूर्य की UV किरणों से टूटते हैं और क्लोरीन एटम छोड़ते हैं। और वही क्लोरीन फिर ओजोन को तोड़ता है। हाँ, एक क्लोरीन का एटम हजारों ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है। समझ गई। चलिए प्रश्न 2, पारिस्थितिकीय तंत्र यानी इकोसिस्टम के दो मुख्य घटक कौन से हैं? ए पौधे और जानवर, बी जैविक और अजैविक, सी जल और वायु, डी उपभोक्ता और उत्पादक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैविक और अजैविक, मतलब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। और इनमें क्या क्या आता है? देखिए, जैविक मतलब जिनमें जीवन है, जैसे पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, और अजैविक मतलब निर्जीव चीजें जो जीवन के लिए जरूरी हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, तापमान। ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न 3, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का प्रत्येक चरण या स्तर क्या कहलाता है? ए खाद्य जाल, बी पोषी स्तर, सी पारिस्थितिकी पिरामिड या डी बायोमास। ये कहलाता है ऑप्शन बी, पोषी स्तर या ट्रोफिक लेवल। जैसे उत्पादक फिर उपभोक्ता। जी बिल्कुल, हर लेवल एक पोषी स्तर है और ऊर्जा एक स्तर से दूसरे में जाती है। इसी बात पर एक स्टूडेंट का मजेदार कमेंट आया है। अरे वाह, क्या लिखा है? भोजपुरी में है। लिखते हैं, गुरुजी हमार वाली तो हमके ओजोन परत जैसन बचावत रहे, लेकिन हम ही CFCs निकल गई नी। अब रिश्ता में छेद हो गइल बा। आहा, बहुत बढ़िया। चलिए, रिश्ते के छेद को बाद में भरेंगे, पहले ज्ञान के गैप को भरते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 4, अजैवीय निम्नीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ पर्यावरण में कैसे रहते हैं? ए वे जल्दी विघटित हो जाते हैं, बी वे लंबे समय तक बने रहते हैं, सी वे वाष्पित हो जाते हैं या डी वे मिट्टी में मिल जाते हैं। इसका सीधा सा जवाब है ऑप्शन बी, वे लंबे समय तक बने रहते हैं। जैसे प्लास्टिक, कांच। हाँ, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु, वो इन्हें तोड़ नहीं पाते। ठीक है। प्रश्न 5, ओजोन यानी O3 और ऑक्सीजन यानी O2 में मुख्य अंतर क्या है? ए O2 जीवनदायी है, O3 घातक विष है, बी O2 में 2 परमाणु हैं, O3 में 4, सी O2 नीला है, O3 रंगहीन है या डी कोई अंतर नहीं है। इसमें सही ऑप्शन है ए, O2 जीवनदायी है, O3 घातक विष है। हम सांस लेने में ऑक्सीजन O2 का इस्तेमाल करते हैं। ओजोन हमारे लिए जहरीली होती है, लेकिन वही ओजोन ऊपर हमें बचाती है। जी बिल्कुल। जगह जगह की बात है। प्रश्न 6, बगीचे यानी गार्डन को किस श्रेणी का पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है? ए प्राकृतिक, बी मानव निर्मित कृत्रिम, सी मिश्रित या डी जंगली। बगीचे को हम ऑप्शन बी, मानव निर्मित या कृत्रिम इकोसिस्टम मानते हैं। जंगल से अलग कैसे है ये? देखिए, जंगल प्राकृतिक रूप से बनता है और चलता है, लेकिन बगीचे को इंसान अपनी मर्जी से बनाता है और मेंटेन करता है। सही बात है। एक और मजेदार कमेंट है, सुनाइए। यह हरियाणवी में है। मास्टर जी, हमारे प्यार की खाद्य श्रृंखला में वो थी घास, मैं था हिरण और उसका बाबू शेर बन के आ गया। ये तो हर दूसरे आशिक की कहानी है, खाद्य श्रृंखला का सीधा उदाहरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7,
खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? ए चक्रीय, बी एक दिशीय, सी बहुदिशीय या डी अप्रत्याशित? ऊर्जा का प्रवाह हमेशा ऑप्शन बी एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब एक ही दिशा में? जी, ऊर्जा सूर्य से उत्पादकों में फिर उपभोक्ताओं में जाती है, ये वापस नहीं लौटती। क्योंकि हम खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्थान पर हैं, सी क्योंकि हमारा शरीर उन्हें पचा नहीं सकता, डी क्योंकि हम बहुत ज्यादा खाते हैं। इसका सबसे सटीक कारण है ऑप्शन बी, क्योंकि हम खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्थान यानी टॉप पर हैं। ये जैविक आवर्धन होता क्या है? इसका मतलब है कि हर अगले पोषी स्तर पर हानिकारक केमिकल्स की मात्रा बढ़ती जाती है, तो जो सबसे ऊपर होगा उसमें सबसे ज्यादा जमा होगी। अच्छा, प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल है? ए प्लास्टिक की बोतल, बी कांच का ग्लास, सी सब्जी के छिलके या डी एल्यूमिनियम फॉइल? इसमें से ऑप्शन सी सब्जी के छिलके बायोडिग्रेडेबल हैं। क्योंकि सूक्ष्म जीव इन्हें आसानी से आसानी से अपघटित कर देते हैं, सड़ा देते हैं। एक और दिल टूटा आशिक है हमारे साथ। उदी याद विच गलदा ही नहीं। ओहो, कोई बात नहीं, नौकरी लग जाएगी तो सब गल जाएगा। बिल्कुल। 10वां सवाल, सूर्य की पराबैंगनी यानी यूवी विकिरण मानव में मुख्य रूप से कौन सा रोग उत्पन्न करती हैं? ए पीलिया, बी त्वचा का कैंसर, सी मलेरिया या डी टाइफाइड? यूवी रेडिएशन से होता है ऑप्शन बी त्वचा का कैंसर यानी स्किन कैंसर, और इसी से हमें ओजोन परत बचाती है। बहुत बढ़िया, हमने 10 सवाल पूरे कर लिए हैं। अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है तो बिना देरी किए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी, आपका सपोर्ट ही हमारी एनर्जी है। चलिए, प्रश्न 11, यदि हिरण घास खाते हैं और शेर हिरणों को खाते हैं तो शेरों को क्या खिलाया जाएगा यदि सभी हिरण मारे जाएं? ए घास, बी कुछ नहीं, वे भूखे मर जाएंगे, सी शेर घास खाना शुरू कर देंगे, डी शेर दूसरे शेरों को खाएंगे? ये एक लॉजिकल सवाल है। इसका जवाब है ऑप्शन बी कुछ नहीं, वे भूखे मर जाएंगे क्योंकि उनका एकमात्र भोजन स्रोत खत्म हो गया है। मतलब इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा पूरी तरह से। प्रश्न 12, अपघटकों यानी डिकम्पोजर्स की पारिस्थितिक तंत्र में क्या भूमिका है? ए वे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, बी वे मृत जैविक पदार्थों को तोड़ते हैं, सी वे शिकारियों को नियंत्रित करते हैं, डी वे परागण में मदद करते हैं? अपघटकों का मुख्य काम है ऑप्शन बी, वे मृत जैविक पदार्थों को तोड़ते हैं। और इससे क्या होता है? इससे जो पोषक तत्व होते हैं वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। बहुत जरूरी काम है ये तो। सबसे जरूरी कामों में से एक। प्रश्न 13, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ए इंफ्रारेड विकिरण, बी पराबैंगनी विकिरण, सी एक्सरे, डी गामा किरणें? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, एक और कमेंट आया है। क्या कहते हैं? लिखते हैं, सर अगर मेरी गर्लफ्रेंड अपघटक होती तो मेरे सारे गमों को खाद बना देती। हाँ, क्या बात है, बहुत गहरी सोच है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ए घास गेहूं आम, बी घास बकरी मानव, सी बकरी गाय हाथी, डी घास मछली बकरी? इसमें से सही आहार श्रृंखला है ऑप्शन बी घास बकरी और मानव। मतलब घास को बकरी खाती है हाँ, और बकरी को मानव। जी, ये एक सही फ्लो है। बाकी ऑप्शंस में कोई लॉजिकल फ्लो नहीं है। सही है। प्रश्न 15, किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन होते हैं? ए मांसाहारी, बी स्वपोषी या उत्पादक, सी शाकाहारी, डी सर्वाहारी? खाद्य श्रृंखला हमेशा शुरू होती है ऑप्शन बी स्वपोषी या उत्पादकों से। मतलब हरे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अच्छा, तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। जी। प्रश्न 16, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि CFC उत्पादन को 1986 के स्तर तक सीमित किया जाए। यह किस वर्ष में हुआ? ए 1980, बी 1987, सी 1990, डी 1992? ये एक बहुत ही ऐतिहासिक समझौता था और ये हुआ था ऑप्शन बी 1987 में। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये याद रखना होगा। बिल्कुल। एक और फूड चेन वाला कमेंट है। लाइए।
भोजपुरी में मास्टर साहब हमार प्रेम कहानी भी आहार श्रृंखला हा, उ घास हई हम बकरी और उनका पप्पा शेर बन के बैठल बाड़े। हाँ, ये शेर बने पापा हर खाद्य श्रृंखला में टॉप पर बैठे हैं। चलिए प्रश्न 17, खाद्य पदार्थों को कीटनाशकों से बचाने के लिए धोने से क्या होता है? ए, सभी कीटनाशक हट जाते हैं, बी, कुछ मात्रा में कीटनाशक हट जाते हैं, सी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी, कीटनाशक बढ़ जाते हैं। धोने से पूरी तरह तो नहीं, लेकिन ऑप्शन बी, कुछ मात्रा में कीटनाशक जरूर हट जाते हैं। इसीलिए सब्जियों और फलों को धोकर खाना बहुत जरूरी है। लेकिन वो पूरी तरह से सेफ नहीं होते? नहीं, क्योंकि कुछ केमिकल्स अंदर तक चले जाते हैं। हाँ। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? ए, गेहूं का खेत, बी, मछली घर एक्वेरियम, सी, जंगल, डी, बगीचा। इनमें से प्राकृतिक है ऑप्शन सी, जंगल, बाकी सब मानव निर्मित है। खेत भी? जी, खेत भी मानव निर्मित है, इंसान उसे अपनी जरूरत के हिसाब से बनाता है। सही। प्रश्न 19, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? ए, 5%, बी, 10%, सी, 15%, डी, 20%। ये बहुत ही फेमस नियम है, सिर्फ ऑप्शन बी 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक जाती है। और बाकी 90% का क्या होता है? बाकी 90% उस जीव की अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में या फिर गर्मी के रूप में पर्यावरण में लॉस हो जाती है। अच्छा, इस 10% रूल पर भी एक भाई का दर्द छलका है। क्या हुआ? हरियाणवी में लिखते हैं, गुरुजी मारे प्यार में भी 10% रूल लागे है। 100% मैसेज करूं, 10% का रिप्लाई आवे, बाकी 90% सीन करके छोड़ देवें। ये तो मॉडर्न लव स्टोरी का 10% रूल है। बिल्कुल। प्रश्न 20, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं? ए, जो आसानी से विघटित हो जाते हैं, बी, जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया से विघटित नहीं होते, सी, जो केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित होते हैं, डी, जो केवल उच्च तापमान पर विघटित होते हैं। इसकी परिभाषा है ऑप्शन बी, जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया से विघटित नहीं होते। शानदार। 20 सवालों का पड़ाव पार, आपका जोश बना रहना चाहिए। और इसी बात पर एक बार फिर से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। जरूर। चलिए प्रश्न 21, ऊर्जा का ह्रास यानी लॉस किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक होता है? ए, उत्पादक, बी, प्राथमिक उपभोक्ता, सी, द्वितीयक उपभोक्ता, डी, तृतीयक उपभोक्ता। देखिए, हर स्तर पर 90% का लॉस होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा बेस लेवल पर होती है। तो मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा लॉस ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर पर होता है, जब वो उत्पादक को खाता है। अच्छा, क्योंकि उत्पादकों का बायोमास सबसे ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। प्रश्न 22, तालाब या झील जैसे जल निकायों की सफाई कौन करता है? ए, शैवाल, बी, मछली, सी, जलीय पौधे, डी, बैक्टीरिया और कवक। पानी के अंदर भी सफाई का काम ऑप्शन डी, बैक्टीरिया और कवक ही करते हैं। ये अपघटक हर जगह मौजूद हैं। मतलब ये पानी के डिकम्पोजर्स हैं। जी। प्रश्न 23, ओजोन अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 4। इसका फॉर्मूला है O3, तो इसमें ऑक्सीजन के ऑप्शन सी 3 परमाणु होते हैं। ठीक है। एक और बड़ा ही क्रिएटिव कमेंट है। हाँ। पंजाबी में है, टीचर जी जदों ਉਹ ਮੈਨੂੰ देख के स्माइल कर दिए, मेरे दिल विच O2 ते UV रेडिएशन पैंदी है ते O3 प्यार बन जाता है। अरे वाह, ये तो प्यार की केमिस्ट्री है। बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न 24, जैविक आवर्धन का क्या अर्थ है? ए, जीवों का आकार बढ़ना, बी, खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की सांद्रता बढ़ना, सी, जनसंख्या में वृद्धि, डी, जैव विविधता में वृद्धि। जैविक आवर्धन का मतलब है ऑप्शन बी, खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की सांद्रता का बढ़ना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना। जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। जी। प्रश्न 25, किसी पारिस्थितिक तंत्र में किस पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है? ए, उत्पादक, बी, प्राथमिक उपभोक्ता, सी, द्वितीयक उपभोक्ता, डी, शीर्ष उपभोक्ता। संख्या हमेशा सबसे ज्यादा आधार पर होती है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्पादक। मतलब घास और पेड़ पौधों की संख्या हिरणों से ज्यादा होगी और हिरणों की संख्या शेरों से। ये एक पिरामिड की तरह है। सही। प्रश्न 26, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप का उपयोग क्यों हानिकारक है? ए, वे महंगे होते हैं,
बी वे अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, सी वे भारी होते हैं, डी वे आसानी से टूट जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या है ऑप्शन बी, वे अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। मतलब वो हजारों साल तक कचरे के रूप में पड़े रहते हैं। इस पर भी एक कमेंट आया है। लगता है आज सब अपने दिल का दर्द बयां कर रहे हैं। जी, लिखते हैं सर, ब्रेकअप के बाद मेरी हालत डिस्पोजेबल कप जैसी हो गई है, इस्तेमाल करो और फेंक दो वाली। ओहो, ये तो दुखद है। लेकिन याद रखिए, आप रिसाइक्लेबल हैं, डिस्पोजेबल नहीं। क्या बात है। चलिए प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक नहीं है? ए तापमान, बी आर्द्रता, सी वर्षा, डी अपघटक। तापमान, आर्द्रता, वर्षा ये सब अजैविक हैं। अपघटक यानी बैक्टीरिया और कवक जीवित होते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, अपघटक। ये एक जैविक घटक है। अच्छा, ये बायोटिक है। जी। प्रश्न 28, हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की कितनी ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं? ए 100%, बी 1%, सी 10%, डी 50%। ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है। पौधे सूर्य की सिर्फ ऑप्शन बी 1% एनर्जी को ही इस्तेमाल कर पाते हैं भोजन बनाने के लिए। सिर्फ 1%? हाँ, सिर्फ 1%। प्रश्न 29, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप के विकल्प के रूप में कुल्हड़ का उपयोग क्यों बंद कर दिया गया? ए वे महंगे थे, बी वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे, सी इससे मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का क्षरण हो रहा था, डी लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया। इसका कारण था ऑप्शन सी, इससे मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का क्षरण हो रहा था। कुल्हड़ बनाने के लिए बहुत ज्यादा मिट्टी लगती थी। मतलब एक समस्या को सुलझाने में दूसरी पैदा हो गई। जी बिल्कुल। एक और दुखद कमेंट ऐसी पर सुनाइए। भोजपुरी में, जैसे कुल्हड़ के चक्कर में माटी खत्म हो रहा बा, वैसे ही वो हमारे दिल के इस्तेमाल करके हमके खत्म कर दे लई। अरे बाप रे आज तो क्लास में दर्द का दरिया बह रहा है। लगता तो यही है। चलिए प्रश्न 30, ओजोन में उल्लेखनीय गिरावट किस दशक में देखी गई? ए 1970, बी 1980, सी 1990, डी 2000। ओजोन में जो गिरावट है, जिसे ओजोन होल भी कहते हैं, वो मुख्य रूप से ऑप्शन बी 1980 के दशक में देखी गई थी। वाह, 30 सवाल पूरे हो गए। आप सब सच में चैंपियन हैं। और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बिल्कुल। प्रश्न 31, यदि किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए तो क्या होगा? ए पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा, बी कुछ नहीं होगा, सी अगला पोषी स्तर बेहतर हो जाएगा, डी पिछला पोषी स्तर खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी भी एक लेवल को हटा देंगे तो ऑप्शन ए, पारिस्थितिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। हर लेवल जरूरी है। ठीक है। प्रश्न 32, मछली घर यानी एक्वेरियम में ऑक्सीजन पंप क्यों लगाया जाता है? ए पानी को गर्म रखने के लिए, बी पानी में अधिक ऑक्सीजन घोलने के लिए, सी पानी को साफ करने के लिए, डी मछलियों को डराने के लिए। पंप का काम होता है ऑप्शन बी, पानी में अधिक ऑक्सीजन घोलने के लिए, ताकि मछलियां सांस ले सकें। क्योंकि वो एक बंद सिस्टम है। जी, प्राकृतिक तालाब की तरह उसमें ऑक्सीजन अपने आप नहीं बनती। एक भाई ने इस पर भी कमेंट किया है। क्या कहते हैं? हरियाणवी में, मास्टर जी हमारी लव स्टोरी में तो वो ऑक्सीजन पंप थी, जब चलीगी तो सांस लेना मुश्किल हो गया। हाँ समझ सकता हूँ। बिना ऑक्सीजन के जीना मुश्किल है। चलिए प्रश्न 33, बैक्टीरिया और कवक को क्या कहा जाता है? ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता, डी स्वपोषी। बैक्टीरिया और कवक ये दोनों ही ऑप्शन बी अपघटक यानी डिकम्पोजर्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन सी आहार श्रृंखला गलत है? ए घास, हिरण, शेर, बी घास, मछली, बकरी, सी पौधे, चूहा, सांप, मोर, डी शैवाल, छोटा जंतु, मछली। इसमें से ऑप्शन बी घास, मछली, बकरी ये पूरी तरह गलत है। मछली घास नहीं खाती और बकरी मछली नहीं खाती। हाँ, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्रश्न 35, CFCs का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है? ए हीटर, बी ओवन, सी रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक, डी कंप्यूटर। CFCs का उपयोग होता था ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक यंत्रों में। अब तो खैर इन पर बैन लग चुका है। अच्छा।
एक और कमेंट। लगता है आज कमेंट्स का दिन है। जी, पंजाबी में है। ओ जी, मेरी गर्लफ्रेंड भी स्वपोषी है, मेरे पैसे दी धूप लेंदी है ते शॉपिंग दी रासायनिक ऊर्जा बनांदी है। ये तो मॉडर्न ऑटोट्राफ का बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए, प्रश्न 36। स्वपोषी सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? ए यांत्रिक ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा, डी परमाणु ऊर्जा। स्वपोषी यानी पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए सौर ऊर्जा को ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जो भोजन के रूप में स्टोर होती है। ठीक है। प्रश्न 37। पैकेजिंग सामग्री के उपयोग से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ए संसाधनों की बचत होती है, बी अजैव निम्नीकरणीय कचरे का ढेर लग जाता है, सी पर्यावरण साफ रहता है, डी लागत कम होती है। पैकेजिंग से सबसे बड़ी समस्या होती है ऑप्शन बी, अजैव निम्नीकरणीय कचरे का ढेर लग जाता है, खासकर प्लास्टिक पैकेजिंग से। और ये कचरा खत्म ही नहीं होता। सदियों तक नहीं। सी क्योंकि जीव आलसी होते हैं, डी क्योंकि प्रकृति ऐसा ही चाहती है। इसका कारण है 10% का नियम, मतलब ऑप्शन बी, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का भारी ह्रास होता है। ऊपर के लेवल्स के लिए ज्यादा ऊर्जा बचती ही नहीं है। अच्छा, इसलिए लंबी फूड चेन संभव नहीं है। जी, एक स्टूडेंट का दर्द है इस पर। अब क्या हुआ? लिखते हैं, सर उसके वादे भी प्लास्टिक की तरह थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल, आज तक मेरे दिल में पड़े हैं, गलते ही नहीं। ओहो, ये तो सच में गहरा दर्द है तो चलिए, 40वां सवाल। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन कैसे बनती है? ए ऑक्सीजन पर यूवी विकिरण की क्रिया से, बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से, सी कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से, डी जल वाष्प की क्रिया से। ओजोन बनती है ऑप्शन ए, जब ऑक्सीजन के अणुओं पर पराबैंगनी यानी यूवी विकिरण पड़ती है तो वो टूटकर फिर जुड़ते हैं और ओजोन बनाते हैं। बस 10 सवाल और हम मंजिल के बहुत करीब हैं। आपका जोश कम नहीं होना चाहिए। एक बार जोरदार तरीके से लाइक बटन दबाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल। प्रश्न 41। एक शाकाहारी जीव किस पोषी स्तर पर होता है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। देखिए, प्रथम स्तर पर उत्पादक होते हैं, उनको खाने वाले शाकाहारी, तो वो हुए ऑप्शन बी द्वितीय पोषी स्तर पर, यानी प्राइमरी कंज्यूमर। जी, प्राइमरी कंज्यूमर या सेकंड ट्रॉफिक लेवल। प्रश्न 42। अपघटक एंजाइमों का स्राव करते हैं जो ए केवल प्रोटीन को तोड़ते हैं, बी जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं, सी केवल वसा को तोड़ते हैं, डी अकार्बनिक को कार्बनिक में बदलते हैं। एंजाइम का काम होता है ऑप्शन बी, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना। ठीक है। प्रश्न 43। कई खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? ए खाद्य चक्र, बी खाद्य जाल, सी पारिस्थितिकीय पिरामिड, डी पोषी स्तर। जब कई फूड चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे हम ऑप्शन बी खाद्य जाल या फूड वेब कहते हैं। और ये ज्यादा स्टेबल होता है ना? जी, क्योंकि इसमें जीव के पास खाने के लिए एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं। इस पर भी एक कमेंट है। अरे वाह। भोजपुरी में हमार लव लाइफ भी खाद्य जाल जैसन बा। हम यहाँ उ उहाँ, अब बीच में उनका 4 गो दोस्त मकड़ी के जाल जैसन फसोइले बड़े। हाँ, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फूड वेब है। चलिए, प्रश्न 44। यदि पृथ्वी से सभी अपघटक गायब हो जाएं तो क्या होगा? ए मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाएगी, बी पोषक तत्वों का चक्र रुक जाएगा, सी जानवर अमर हो जाएंगे, डी पौधे तेजी से बढ़ेंगे। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो ऑप्शन बी पोषक तत्वों का चक्र यानी न्यूट्रिएंट साइकिल पूरी तरह से रुक जाएगा और धरती पर लाशों का ढेर लग जाएगा। जी, और नई जिंदगी के लिए न्यूट्रिएंट्स भी नहीं बचेंगे। प्रश्न 45। हम कोयले को खाकर ऊर्जा क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? ए क्योंकि यह कड़वा होता है, बी क्योंकि यह बहुत कठोर होता है, सी क्योंकि हमारे शरीर में कोयले को पचाने वाले एंजाइम नहीं होते, डी क्योंकि यह महंगा है। इसका वैज्ञानिक कारण है ऑप्शन सी, हमारे शरीर में कोयले जैसे जटिल कार्बन को पचाने वाले एंजाइम नहीं होते। ठीक है। प्रश्न 46। यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो प्राथमिक उपभोक्ता को कितनी ऊर्जा मिलेगी? ए 10,000 जे, बी 1,000 जे, सी 100 जे, डी 10 जे। 10% रूल के हिसाब से 10,000 का 10% होगा ऑप्शन बी 1,000 जूल। एक हरियाणवी छोरे का आत्मविश्वास देखिए इस पर। क्या कहता है? गुरुजी,
वो मन ने कोयला समझ के छोड़गी, पर उसने के बेरा था, अकियो छोरा हीरा है हीरा। वाह, ये हुई ना बात। यही कॉन्फिडेंस चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। बिल्कुल। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? ए फसल का खेत, बी बगीचा, सी मछली घर, डी तालाब। खेत, बगीचा और मछली घर ये सब कृत्रिम है। ऑप्शन डी तालाब एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। ठीक है। प्रश्न 48, हानिकारक रसायन हमारे शरीर में खाद्य श्रृंखला के माध्यम से कैसे प्रवेश करते हैं? ए सांस लेने से, बी मिट्टी और पानी से पौधों में और फिर हमारे भोजन में, सी सीधे त्वचा से, डी बारिश के पानी से। इसका मुख्य रास्ता है ऑप्शन बी, मिट्टी और पानी से पौधों में जाते हैं और फिर उन पौधों या उन्हें खाने वाले जानवरों के जरिए हमारे भोजन में आते हैं। और इसी को जैविक आवर्धन कहते हैं। जी। प्रश्न 49, ओजोन निर्माण में पहली प्रक्रिया क्या है? ए यूवी विकिरण द्वारा ऑक्सीजन अणुओं का विभाजन, बी ऑक्सीजन परमाणुओं का संयोजन, सी नाइट्रोजन का हस्तक्षेप, डी क्लोरीन की क्रिया। सबसे पहला स्टेप है ऑप्शन ए, यूवी विकिरण द्वारा ऑक्सीजन अणुओं O2 का ऑक्सीजन परमाणुओं O में विभाजन। और अब आखिरी सवाल, प्रश्न 50, ई कचरा एक बड़ी पर्यावरणीय चिंता क्यों है? ए क्योंकि ये बहुत जगह घेरता है, बी क्योंकि इसमें सीसा और पारा जैसी जहरीली धातुएं होती हैं, सी क्योंकि ये महंगा होता है, डी क्योंकि ये बदसूरत दिखता है। ई कचरे की सबसे बड़ी चिंता है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें सीसा, पारा, कैडमियम जैसी बेहद जहरीली धातुएं होती हैं जो जमीन और पानी को प्रदूषित कर सकती हैं। और इसी के साथ हमने आज के 50 महत्वपूर्ण सवालों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। प्रश्न संख्या 51, बड़े मांसाहारी यानी टर्शरी कंज्यूमर्स किस पोषी स्तर पर होते हैं? आपके विकल्प है ए दूसरे, बी तीसरे, सी चौथे या डी पहले। इसका सही उत्तर है सी चौथे। देखिए, खाद्य श्रृंखला शुरू होती है उत्पादकों से, मतलब पौधों से, वो पहला स्तर है। जी। फिर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता जो उन्हें खाते हैं, वो दूसरे स्तर पर, फिर द्वितीयक उपभोक्ता तीसरे पर, और सबसे ऊपर ये बड़े मांसाहारी यानी टर्शरी कंज्यूमर्स चौथे स्तर पर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, प्रश्न 52, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर कहलाते हैं? ए बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाना, बी कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट और पंखे बंद कर देना, सी माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, या डी उपरोक्त सभी। ये तो आसान है। इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। हाँ, ये सारी आदतें अच्छी हैं। बिल्कुल, ये सभी आदतें हमारे संसाधनों को बचाने और प्रदूषण को कम करने में मदद करती हैं। छोटी छोटी चीजें पर असर बड़ा होता है। एकदम सही। चलिए प्रश्न 53 देखते हैं। यदि किसी कारण से सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय मतलब बायोडिग्रेडेबल हो तो क्या हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ए हाँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बी तब भी प्रभाव पड़ सकता है, सी यह कचरे की मात्रा पर निर्भर करता है, या डी कह नहीं सकते। इसका सही उत्तर है बी, तब भी प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बायोडिग्रेडेबल कचरा एक जगह जमा हो जाए तो उसके अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में बहुत बदबू फैल सकती है। हाँ, और मक्खियां मच्छर भी। एकदम, और इससे बीमारियां भी फैल सकती हैं। हाँ। तो मात्रा बहुत ज्यादा हो तो बायोडिग्रेडेबल कचरा भी एक समस्या बन सकता है। बात तो सही है। अरे वाह, एक बड़ा मजेदार कमेंट आया है। एक दोस्त भोजपुरी में लिखते हैं, गुरुजी ई तृतीयक उपभोक्ता हमार वाली है, हमार भेजा खा जाती है। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, प्रश्न 54, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका उपयोग करते हैं? ए केवल कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, सी केवल ऑक्सीजन और पानी, या डी केवल सूर्य का प्रकाश। इसका सही जवाब है बी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये चारों चीजें जरूरी हैं पौधों को अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाने के लिए। बिल्कुल। प्रश्न 55, घर के कचरे का निपटान मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी है? ए केंद्र सरकार, बी स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम, सी राज्य सरकार, या डी
प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत रूप से? देखिए, व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन संगठित रूप से इसका सही जवाब है बी, स्थानीय निकाय। मतलब नगर निगम या पंचायत? जी, कचरा इकट्ठा करना, उसे सही जगह ले जाना और उसका निपटान करना, ये सब काम संगठित तरीके से स्थानीय निकाय ही करते हैं। समझ गया। अगला सवाल 56। वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? ए, उपभोक्ता, बी, उत्पादक, सी, अपघटक या डी, परजीवी? उन्हें उत्पादक या प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं ना? बिल्कुल, ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो अपना पोषण खुद करते हैं। ठीक है। अरे एक और मजेदार कमेंट है हरियाणवी में। मास्टर जी, मारी भैंस भी तो उत्पादक से, गोबर बनावे से। हाँ, गोबर खाद के रूप में उत्पादक ही है एक तरह से। सही बात। प्रश्न 57। प्लास्टिक और कांच जैसे पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक क्यों बने रहते हैं? ए, वे बहुत मजबूत होते हैं, बी, सूक्ष्म जीवों द्वारा उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, सी, वे मिट्टी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, या डी, वे पानी में नहीं घुलते? इसका मुख्य कारण है बी, सूक्ष्म जीवों द्वारा उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब उनके पास वो एंजाइम्स नहीं होते? एकदम सही पकड़ा। सूक्ष्म जीवों के पास इन्हें पचाने वाले एंजाइम्स ही नहीं होते, इसलिए ये सदियों तक वैसे ही पड़े रहते हैं। खतरनाक है ये तो। अगला सवाल प्रश्न 58। एक आहार श्रृंखला में सामान्यतः कितने चरण या पोषक स्तर होते हैं? ए, 1 या 2, बी, 3 या 4, सी, 5 या 6, या डी, अनिश्चित? सामान्यतः 3 या 4 चरण होते हैं। और इसका कारण वो 10% वाला नियम है, सही कहा। जी बिल्कुल, ऊर्जा का 10% नियम। हर स्तर पर 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है, इसलिए चौथे या 5वें स्तर तक पहुंचते पहुंचते आगे किसी को जिंदा रखने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। चलिए प्रश्न 59। UNEP का पूरा नाम क्या है? ए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल प्रोग्राम, बी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सी, यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी प्रोग्राम, या डी, इनमें से कोई नहीं? UNEP का पूरा नाम है बी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और ये संस्था करती क्या है? यह पर्यावरण से जुड़े मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशंस की मुख्य एजेंसी है। ये वैश्विक स्तर पर पर्यावरण नीतियों को बनाने में मदद करती है। ठीक है, इस पर भी एक कमेंट है पंजाबी में। ओपाजी यूनिप दा ना सुन के मेरी एक्स दी याद आ गई, उन्हें भी मेरा एनवायरनमेंट खराब कितना सी। कमाल के कमेंट्स आ रहे हैं आज। बिल्कुल। चलिए प्रश्न 60 पर आते हैं। मरे हुए जीवों को ठिकाने लगाने स्कैवेंजिंग का काम प्राकृतिक रूप से कौन करता है? ए, उत्पादक, बी, अपघटक, सी, उपभोक्ता, या डी, ये सभी? ये बहुत जरूरी काम करते हैं बी, अपघटक यानी डिकम्पोजर्स। जैसे बैक्टीरिया और फंगस? हाँ, ये मरे हुए जीवों को सड़ा गलाकर उनके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। एक तरह से ये प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं। बहुत खूब। तो दोस्तों, ये थे हमारे पहले 10 सवाल। अगर क्लास में मजा आ रहा है तो फटाफट लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल, आपका सपोर्ट ही हमारी एनर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 61। पर्यावरण शब्द का सबसे सही अर्थ क्या है? ए, किसी क्षेत्र के सभी पौधे, बी, किसी क्षेत्र के सभी जानवर, सी, किसी क्षेत्र के सभी जीवित और निर्जीव घटक और उनकी अंतःक्रिया, या डी, केवल भौतिक कारक? इसका सबसे व्यापक और सही अर्थ है सी, किसी क्षेत्र के सभी जीवित और निर्जीव घटक और उनके बीच की अंतःक्रिया। मतलब अबायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स दोनों? जी ठीक है। प्रश्न 62। यदि किसी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक स्तर पर 1000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो प्राथमिक उपभोक्ता को कितनी ऊर्जा मिलेगी? ए, 1000 जूल, बी, 100 जूल, सी, 10 जूल, या डी, 1 जूल? 10% नियम के अनुसार उसे मिलेगी बी, 100 जूल। 100,000 का 10%? सीधा हिसाब है। एकदम। प्रश्न 63। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का उदाहरण है? ए, कागज, बी, सब्जियों के छिलके, सी, प्लास्टिक, या डी, सूती कपड़ा? इसमें से सी, प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, बाकी सब आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। सही। और इस पर भी एक कमेंट आ गया, सर जी मेरा दिल भी प्लास्टिक जैसा हो गया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, कोई तोड़ ही नहीं पाता। अरे बाप रे। चलिए प्रश्न 64। एक वन की खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? ए, शेर, हिरण, पौधे, बी, पौधे,
हिरण शेर, सी हिरण पौधे शेर या डी पौधे शेर हिरण। सही क्रम है बी पौधे हिरण शेर। ऊर्जा पौधों से हिरण में जाती है और हिरण से शेर में। बिल्कुल। प्रश्न 65। वायुमंडल के ऊपरी भाग में पराबैंगनी यूवी विकिरण ऑक्सीजन O2 को किस में तोड़ता है? ए हाइड्रोजन परमाणुओं में, बी स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणुओं में, सी ओजोन O3 में या डी पानी H2O में। यूवी विकिरण O2 को तोड़ता है बी स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणुओं में। और फिर यही स्वतंत्र परमाणु दूसरे O2 अणु से मिलकर O3 यानी ओजोन बनाता है। एकदम सही, यही ओजोन बनने की प्रक्रिया है। बहुत बढ़िया। प्रश्न 66। एक मछली घर यानी एक्वेरियम की नियमित सफाई क्यों आवश्यक है? ए क्योंकि वह गंदा दिखता है, बी क्योंकि यह एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें अपघटक कम होते हैं, सी क्योंकि मछलियां साफ पानी पसंद करती हैं, या डी पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसका वैज्ञानिक कारण है बी क्योंकि वह एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें अपघटक कम होते हैं। मतलब प्राकृतिक तालाब की तरह खुद को साफ नहीं कर पाता। जी, मछलियों का कचरा जमा होता रहता है जिसे साफ करने के लिए पर्याप्त डिकम्पोजर्स नहीं होते, इसलिए हमें उसे साफ करना पड़ता है। ठीक है। एक और कमेंट है भोजपुरी में, ई एक्वेरियम वाला सवाल हमरा खातिर है, हमारा घरे सोनाक्षी सिन्हा नाम के एगो मछली बा। क्या नाम रखा है। बिल्कुल। प्रश्न 67। डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की तुलना में कागज के डिस्पोजेबल कप का उपयोग क्यों बेहतर है? ए वे सस्ते होते हैं, बी वे जैव निम्नीकरणीय होते हैं, सी वे सुंदर दिखते हैं या डी वे हल्के होते हैं। मुख्य कारण है कि बी वे जैव निम्नीकरणीय होते हैं, मतलब वो पर्यावरण में कचरे के तौर पर जमा नहीं रहते। समझ गया। प्रश्न 68। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के आरेख में सबसे नीचे यानी आधार पर कौन होता है? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी सूर्य का प्रकाश या डी उत्पादक। यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर पोषी स्तर की बात हो तो उत्पादक होते हैं, लेकिन पूरे ऊर्जा प्रवाह का मूल स्रोत सी सूर्य का प्रकाश है। विकल्पों के हिसाब से ऊर्जा का अंतिम स्रोत पूछा है। अच्छा, तो ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। जी, लेकिन अगर पिरामिड की बात करें तो सबसे नीचे उत्पादक होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को बदलते हैं। ठीक है, समझ गया। प्रश्न 69। परजीवी यानी पैरासाइट्स किस श्रेणी में आते हैं? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक या डी इनमें से कोई नहीं। परजीवी दूसरों से अपना पोषण लेते हैं, इसलिए वे बी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स की श्रेणी में आते हैं। ओके। एक और हरियाणवी कमेंट, मास्टर जी यो पैरासाइट तो मारो दोस्त सुमित से, मेरे पे निर्भर रहे वैसे। सुमित जी सुन रहे होंगे तो नाराज हो जाएंगे। प्रश्न 70। एक खेत किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? ए प्राकृतिक, बी कृत्रिम, सी जलीय या डी स्थायी। खेत इंसान द्वारा बनाया और नियंत्रित किया जाता है, इसलिए ये बी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। सही। तो दोस्तों 20 सवाल हो गए हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। आपका एक एक लाइक हमें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए प्रश्न 71। भोजन खाने के बाद हमारे शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए केवल विकास और मरम्मत के लिए, बी केवल गर्मी बनाए रखने के लिए, सी केवल गतिविधियों के लिए या डी उपरोक्त सभी। हमारा शरीर ऊर्जा का उपयोग इन सभी कामों के लिए करता है, तो सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। बिल्कुल। प्रश्न 72। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को किन 3 वर्गों में बांटा गया है? ए पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, बी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, सी उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या डी जलीय, स्थलीय, वायवीय। पारिस्थितिकी तंत्र के नजरिए से सही वर्गीकरण है सी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। ठीक है जी। प्रश्न 73। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों पर लंबे समय तक किन भौतिक प्रक्रमों का प्रभाव पड़ता है? ए केवल हवा और पानी, बी केवल सूक्ष्म जीव,
सी ऊष्मा और दाब, या डी किसी का नहीं? सूक्ष्म जीव तो इन्हें तोड़ नहीं पाते, लेकिन लंबे समय में इन पर सी ऊष्मा और दाब मतलब हीट एंड प्रेशर का असर होता। जैसे प्लास्टिक का टूटना हाँ, पर डिकम्पोज ना होना। एकदम। इस पर एक पंजाबी कमेंट है, सर जी मेरी गर्लफ्रेंड ते भी ऊष्मा और दाब दा असर हुंदा है, गुस्सा हो जांदी है फिर। आहा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रश्न 74, स्वपोषियों यानी ऑटोट्रॉप्स का मुख्य कार्य क्या है? ए ऑक्सीजन छोड़ना, बी जानवरों को भोजन देना, सी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्थिर करना, या डी मिट्टी को उपजाऊ बनाना। उनका सबसे फंडामेंटल, सबसे मुख्य कार्य है सी, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्थिर करना, मतलब प्रकाश संश्लेषण। सही। प्रश्न 75, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत सीएफसी उत्पादन को किस वर्ष के स्तर पर सीमित रखने पर सहमति बनी थी? ए 1980, बी 1986, सी 1990 या डी 1992? ये एक तथ्यात्मक सवाल है। इसका सही जवाब है बी, 1986। ओके, 1986। जी, 1987 में हुए इस समझौते में 1986 के स्तर पर उत्पादन को फ्रीज करने की बात हुई थी। प्रश्न 77, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की सबसे सही परिभाषा क्या है? ए जो पदार्थ जल जाते हैं, बी जो पदार्थ जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, सी जो पदार्थ अजैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित होते हैं, या डी जो पदार्थ कभी अपघटित नहीं होते? सबसे सही परिभाषा है बी, जो पदार्थ जैविक प्रक्रमों मतलब सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ठीक है। एक और कमेंट है, काश मेरा दुख भी बायोडिग्रेडेबल होता, अपने आप खत्म हो जाता। वाह, क्या गहरी बात कही है ना? चलिए, प्रश्न 77, कृषि में उपयोग होने वाले रसायन जैसे कीटनाशक किस प्रकृति के होते हैं? ए जैव निम्नीकरणीय, बी अजैव निम्नीकरणीय, सी उदासीन, या डी अस्थिर? ज्यादातर कृषि रसायन बी अजैव निम्नीकरणीय प्रकृति के होते हैं, और इसीलिए वो बायोमैग्निफिकेशन की समस्या पैदा करते हैं। बिल्कुल, वो खाद्य श्रृंखला में जमा होते जाते हैं। प्रश्न 78, छोटे मांसाहारी जैसे कि मेढक या छिपकली किस पोषी स्तर पर आते हैं? ए द्वितीय, बी तृतीय, सी चतुर्थ, या डी प्रथम? ये प्राथमिक उपभोक्ताओं जैसे कीड़ों को खाते हैं, इसलिए ये तृतीय पोषी स्तर पर आते हैं। द्वितीय उपभोक्ता हुए ये। हाँ, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय पोषी स्तर। ठीक है। प्रश्न 79, पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर वैश्विक स्तर पर जागरूकता और सहयोग के लिए क्या आयोजित किए जाते हैं? ए स्थानीय मेले, बी राष्ट्रीय सम्मेलन, सी वैश्विक शिखर सम्मेलन, या डी केवल ऑनलाइन अभियान? इसके लिए सी वैश्विक शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल समिट्स आयोजित किए जाते हैं, जैसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन। बिल्कुल। एक भोजपुरी कमेंट आया है, हम हूं अपना मोहल्ला में पर्यावरण पर शिखर सम्मेलन करवले रही, समोसा खा के सब चल गेल। हाँ, ये असली शिखर सम्मेलन था। प्रश्न 80, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है? ए किसी क्षेत्र के सभी जीव, बी किसी क्षेत्र के सभी निर्जीव घटक, सी एक क्षेत्र के सभी जीवीय और अजीवीय घटकों का एक तंत्र, या डी केवल ऊर्जा का प्रवाह? इसकी सबसे सटीक परिभाषा है सी, एक क्षेत्र के सभी जीवीय और अजीवीय घटकों का एक तंत्र जिसमें ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्रण होता है। शानदार। दोस्तों, 30 सवाल हो चुके हैं। अपनी एनर्जी बनाए रखिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। आपकी एनर्जी देखकर ही हमें एनर्जी मिलती है। चलिए, प्रश्न 81, एक मछली घर को एक स्वनिर्वाह तंत्र कैसे बनाया जा सकता है? ए उसमें और मछलियां डालकर, बी उसमें जलीय पौधे और कुछ अपघटक जीव डालकर, सी उसका पानी रोज बदलकर, या डी उसे धूप में रखकर? उसे सेल्फ सस्टेनिंग बनाने के लिए हमें उसमें बी जलीय पौधे, उत्पादक और कुछ अपघटक जीव डालने होंगे ताकि एक छोटा इकोसिस्टम बन सके। ठीक है। प्रश्न 82, यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो क्या होगा? ए कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, बी पूरी खाद्य श्रृंखला अस्थिर हो जाएगी, सी केवल अगले पोषी स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, या डी केवल पिछले पोषी स्तर पर प्रभाव पड़ेगा? इससे बी पूरी खाद्य श्रृंखला अस्थिर हो जाएगी, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ असर होगा। जी,
अगले स्तर वालों को भोजन नहीं मिलेगा और पिछले स्तर वालों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाएगी, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो समझ गया। प्रश्न 83, एक बार एक पोषी स्तर से दूसरे में स्थानांतरित हुई ऊर्जा का क्या होता है? ए, वो वापस निचले स्तर पर आ सकती है, बी, वो कभी वापस नहीं आती, सी, वो नष्ट हो जाती है, या डी, वो दोगुनी हो जाती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब बी, वो कभी वापस निचले स्तर पर नहीं आती। एक हरियाणवी दोस्त ने लिखा है, ये ऊर्जा भी मारी गई होड़ गर्लफ्रेंड की तरह से वापस ना आवे। हाँ, क्या कनेक्शन निकाला है। प्रश्न 84, उत्पादक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ए, केवल हरे पौधे, बी, हरे पौधे और कुछ जीवाणु, सी, सभी जानवर, या डी, कवक? इसका सबसे सही जवाब है बी, हरे पौधे और कुछ जीवाणु। कुछ बैक्टीरिया भी प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण कर सकते हैं। अच्छा, ये नई जानकारी है। प्रश्न 85, उपभोक्ता की परिभाषा क्या है? ए, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बी, जो उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, सी, जो मृत जीवों को खाते हैं, या डी, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं? परिभाषा है बी, जो उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। सीधे पौधों को खाएं या उन जानवरों को खाएं जो पौधे खाते हैं? बिल्कुल। प्रश्न 86, अपघटक का मुख्य कार्य क्या है? ए, नए कार्बनिक पदार्थ बनाना, बी, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलना, सी, ऊर्जा उत्पन्न करना, या डी, ऑक्सीजन बनाना? उनका मुख्य काम है बी, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलना, ताकि पौधे उन्हें फिर से इस्तेमाल कर सकें। मतलब ये रिसाइकलिंग एजेंट्स हैं। परफेक्ट वर्ड। इस पर भी एक पंजाबी कमेंट है, साडे ग्रुप विच भी एक अपघटक है, हर गल नू डीकंपोज करके बखेड़ा पा देंदा है। हाँ, हर ग्रुप में एक होता है। प्रश्न 87, घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण दें। ए, घास, शेर, हिरण, बी, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, सी, पेड़, पक्षी, कीड़ा, या डी, पानी, मछली, बगुला? घास के मैदान का सही उदाहरण है बी, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप। एकदम सही। प्रश्न 88, उपभोक्ताओं की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? ए, शाकाहारी, बी, मांसाहारी, सी, सर्वाहारी और परजीवी, या डी, उपरोक्त सभी? ये सभी उपभोक्ताओं की ही श्रेणियां हैं, तो जवाब है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रश्न 89, जब एक जीव को अनेक प्रकार के जीव खाते हैं तो यह क्या बनाता है? ए, एक खाद्य श्रृंखला, बी, एक खाद्य जाल, फूड वेब, सी, एक पोषी स्तर, या डी, एक पारिस्थितिकी पिरामिड? जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो ये बनता है बी, एक खाद्य जाल या फूड वेब, जो असल में प्रकृति में होता है। जी, प्रकृति में सीधी श्रृंखलाएं कम और जटिल जाल ज्यादा होते हैं। एक और कमेंट, सर ये तो बिल्कुल मेरे दोस्त जैसा है, एक ही समय में 2-3 जगह से खाता है। मल्टीटास्किंग दोस्त। प्रश्न 90, आज के समय में रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए क्या अनिवार्य नियम है? ए, उन्हें बड़ा होना चाहिए, बी, उन्हें CFC मुक्त होना चाहिए, सी, उन्हें स्टील का बना होना चाहिए, या डी, उन्हें महंगा होना चाहिए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद अब ये अनिवार्य है कि वे बी, CFC मुक्त हों। बहुत जरूरी नियम। दोस्तों, 40 सवाल हो गए, बस 10 और बचे हैं। जोश कम नहीं होना चाहिए। फटाफट एक बार और लाइक बटन दबा दो। Come on everyone, let's finish this strong. चलिए, प्रश्न 91, गड्ढे में कचरा दबाने से लंबे समय में क्या परिणाम हो सकता है? ए, वो सोना बन जाएगा, बी, वो पूरी तरह गायब हो जाएगा, सी, वो धीरे धीरे अपघटित होगा या वैसा ही बना रहेगा, या डी, वो कीमती पत्थर बन जाएगा? ये कचरे की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे संभावित परिणाम है सी, वो धीरे धीरे अपघटित होगा अगर बायोडिग्रेडेबल है, या वैसा ही बना रहेगा अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सही। प्रश्न 92, प्लास्टिक के पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए, यह प्रदूषण बढ़ाता है, बी, यह नए संसाधनों की खपत को कम करता है और कचरा कम करता है, सी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या डी, यह बहुत महंगा है? रिसाइकलिंग का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बी, ये नए संसाधनों की खपत को कम करता है और कचरे की मात्रा को भी घटाता है। बिल्कुल। प्रश्न 93, एक शाकाहारी को मांसाहारी की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों मिलती है? ए, क्योंकि शाकाहारी ज्यादा खाते हैं, बी,
क्योंकि वे उत्पादकों के करीब होते हैं और ऊर्जा हानि कम होती है। सी, क्योंकि पौधों में ज्यादा ऊर्जा होती है। या डी, यह एक मिथक है? इसका कारण है कि बी, वे खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों के ज्यादा करीब होते हैं। हर स्तर पर ऊर्जा हानि होती है तो उन्हें ज्यादा ऊर्जा मिलती है। मतलब जो प्रोड्यूसर के जितना पास, उसे उतनी ज्यादा एनर्जी। बिल्कुल। इस पर एक भोजपुरी कमेंट है, गुरुजी हमू शाकाहारी है तब वो हमरा में इतना एनर्जी नहीं कि किताब खोल सके। हाँ, ये दूसरी तरह की एनर्जी की बात है। प्रश्न 94। हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए विशेष रसायन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ए, हार्मोन, बी, एंजाइम, सी, अम्ल या डी, क्षार? भोजन को तोड़ने वाले इन विशेष प्रोटीन्स को बी, एंजाइम कहते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 95। पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य और अंतिम स्रोत क्या है? ए, पौधे, बी, पानी, सी, सूर्य या डी, हवा? The ultimate source of energy for almost all life on Earth is C, सूर्य। सही। प्रश्न 96। एक जलीय आहार श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? ए, छोटी मछली, बड़ी मछली, शैवाल। बी, शैवाल, जलीय कीट, छोटी मछली, बड़ी मछली। सी, बड़ी मछली, छोटी मछली, शैवाल। या डी, जलीय कीट, शैवाल, मछली? सही क्रम है बी, शैवाल उत्पादक, जलीय कीट प्राथमिक उपभोक्ता, छोटी मछली, बड़ी मछली। इस पर एक हरियाणवी कमेंट है, यो जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। याद आ गया मास्टर जी? बचपन की कविता। प्रश्न 97। अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी प्रमुख समस्याएं होती हैं? ए, भूमि प्रदूषण, बी, जल प्रदूषण, सी, जैविक आवर्धन या डी, उपरोक्त सभी? नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे से ये सभी समस्याएं होती हैं, तो सही जवाब है उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रश्न 98। ओजोन परत के संरक्षण के लिए उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कदम कौन सा था? ए, क्योटो प्रोटोकॉल, बी, पेरिस समझौता, सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या डी, रियो शिखर सम्मेलन? ओजोन के लिए विशेष रूप से सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जो 1987 में हुआ। और ये बहुत सफल भी रहा। जी, ये एक लैंडमार्क अग्रीमेंट माना जाता है। प्रश्न 99। एक खाद्य पिरामिड में सबसे ऊपर कौन होता है? ए, उत्पादक, बी, प्राथमिक उपभोक्ता, सी, तृतीयक उपभोक्ता या डी, अपघटक? पिरामिड में सबसे ऊपर सबसे छोटी जगह में सी, तृतीयक उपभोक्ता या शीर्ष मांसाहारी होते हैं। एक पंजाबी कमेंट, साडे घर दे पिरामिड विच ते सब तो उत्ते मम्मी जी हुंदे ने। ये तो हर घर की कहानी है। बिल्कुल। और अब आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 100। अगर 10,000 जूल सौर ऊर्जा पृथ्वी पर आती है तो पौधे उसमें से कितनी ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदल पाते हैं? ए, 1000 जे, बी, 100 जूल, सी, 10 जूल या डी, 1 जूल? पौधे सौर ऊर्जा का लगभग 1% ही पकड़ पाते हैं, तो 10,000 जूल का 1% हुआ 100 जूल। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हमारा 50 प्रश्नों का ये मेगा क्विज समाप्त होता है। वेल डन एवरीवन, आप सबने बहुत अच्छा किया। दोस्तों, क्लास में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दें कि क्लास के नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स जरूर ज्वाइन कर लें। बिल्कुल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा और अपनी पढ़ाई जोर शोर से जारी रखिए। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। जय हिंद।